रातों रात ऐसा क्या हुआ नेपाल की जमीन पर चाइनीज प्रॉक्सी लीडर्स अचानक घुटनों पर आ गए हैं। काठमांडू के बंद कमरों में ऐसा कौन सा खौफनाक अल्टीमेटम दिया गया जिसने ग्रेटर नेपाल का सपना देखने वालों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। बिना कोई बयान दिए, बिना कोई मिलिट्री एक्शन लिए, आखिर भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी ने नेपाल का सिस्टम कैसे हैक कर लिया? क्या 18 बॉर्डर पॉइंट और ठीक 9 किलोमीटर की फ्री एंट्री के पीछे नेपाल की कोई नई चाल है, या फिर पीएम बालन शाह की अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई भीख है? नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। आज हम नेपाल के उस यू टर्न की वो इनसाइड स्टोरी खोलने जा रहे हैं जिसमें नेपाल खुद ही उलझ कर रह गया था। कुछ समय पहले तक नेपाल की राजनीति में एक अलग ही खुमारी छाई हुई थी। काठमांडू के मेयर से लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले बालन शाह की पूरी राजनीतिक ब्रांडिंग ही एंटी इंडिया नैरेटिव पर टिकी थी। आपको याद होगा कि कैसे बालन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का वो विवादित नक्शा टांग दिया था जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया था। भारतीय फिल्मों पर बैन लगाना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना और मंच से भारत विरोधी बयानबाजी करना उनका रोज का काम बन गया था। सत्ता के नशे में चोर इस नई सरकार को लगने लगा था कि वो भारत को चुनौती देकर नेपाल के भीतर एक महान राष्ट्रवादी नेता बन जाएंगे। अपनी इस उग्र राष्ट्रवादी छवि को भुनाने के लिए बालन सरकार ने सत्ता में आते ही एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जिसने भारत और नेपाल के बरसों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते पर सीधा वार किया। उन्होंने भारतीय बॉर्डर पर कस्टम यानी भंसार नियमों को इतना कड़ा कर दिया कि भारत से आने वाले किसी भी वाहन को नेपाल में घुसते ही भारी भरकम टैक्स और बेहद जटिल कागजी कार्रवाई के टॉर्चर से गुजरना पड़े। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई भारतीय पर्यटक या व्यापारी सिर्फ वीकेंड मनाने, मंदिर दर्शन करने या किसी छोटे मोटे व्यापारिक काम के लिए अपनी कार या बाइक से नेपाल जाना चाहे तो उसे बॉर्डर पार करते ही रोक लिया जाता था। उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर वीरगंज जैसे बड़े कस्टम ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे। हर कदम पर चेकिंग, हर कदम पर टैक्स और हर कदम पर एक अजीब सी दुश्मनी का एहसास कराया जाने लगा। दोस्तों बालन सरकार को लगा था कि वो इस स्ट्रेटजी से भारत को झुका देंगे और नेपाल की जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। सरकार को लगा था कि इस शक्ति से वो भारतीय गाड़ियों से मोटा कस्टम रेवेन्यू वसूलेंगे, पर कूटनीतिक दुनिया में जब खोखले राष्ट्र विवाद की हवा निकलती है तो सबसे बड़ी चोट सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर लगती है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस जटिल प्रक्रिया, अपमानजनक व्यवहार और भारी टैक्स से परेशान होकर भारतीयों ने नेपाल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो गाड़ियां हर वीकेंड पर नेपाल की तरफ जाती थी वो अब बॉर्डर से ही यू टर्न लेने लगी। भारतीय पर्यटकों ने साफ कर दिया कि अगर नेपाल को उनका पैसा नहीं चाहिए तो वो भी वहां जाकर धक्के नहीं खाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ नेपाल की इकोनॉमी का वो भयंकर पतन जिसकी कल्पना काठमांडू में बैठे किसी भी रणनीतिकार ने नहीं की थी। दोस्तों अब सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ कि बालन शाह का सारा गुरूर टूट गया? इसका जवाब आगे आपको चौंका देगा। दरअसल नेपाल का तराई इलाका, खासकर ठोरी, भिस्वा और चितवन नेशनल पार्क के आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से इंडियन टूरिस्ट पर निर्भर है। वहाँ के होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट और लोकल ट्रांसपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम भारतीय रुपयों पर चलता है। दोस्तों जब भारतीय पर्यटकों ने नेपाल जाना बंद किया तो रातों रात ठोरी और आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसर गया। नेपाल के महंगे होटलों में ताले लटकने की नौबत आ गई। टूर गाइड बेरोजगार हो गए और लोकल मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि वो युवाओं को रोजगार देगी, क्योंकि नेपाल में पहले से ही 21% से ज्यादा युवा बेरोजगार ही है। लेकिन उनके पास एक भारत विरोधी मास्टर स्ट्रोक ने उल्टे नेपालियों के मुंह का निवाला छीन लिया।
ठोरी और परसा जिले के स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया है। दोस्तों, जब पेट पर लात पड़ी तो नेपाल की जनता और व्यापारियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, ये कोई आम विरोध नहीं था। स्थानीय समुदाय और व्यापारियों ने काठमांडू में बैठे नीति निर्माताओं को साफ और खौफनाक अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कह दिया कि एसी कमरों में बैठकर भारत का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाला आम नेपाली बिना भारतीय पैसे और व्यापार के भूखा मर जाएगा। दोस्तों, अगर नेपाल सरकार तुरंत ये बॉर्डर पॉइंट्स नहीं खोलती तो भारत से सटे तराई इलाकों में एक बहुत बड़ी बगावत होने वाली थी। ये वो सिविल अनरेस्ट का खतरा था जिसने बैलेंस सरकार की नींव हिलाकर रख दी। ऊपर से सरकार का जो रेवेन्यू का फायदा होने वाला था वो बढ़ने के बजाय बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि जब गाड़ियां ही नहीं आएंगी तो कस्टम ड्यूटी कौन देगा। नेपाल का पूरा टूरिज्म सेक्टर आईसीयू में पहुंच गया। दोस्तों, इस पूरे हंगामे के बीच बैलेंस सरकार को एक कड़वी जियोपॉलिटिकल सच्चाई समझ आ गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि चीन के भरोसे बैठकर वो सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। चीन दूर बैठा एक ऐसा ग्लोबल पावर है जो छोटे देशों को सिर्फ अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। संकट के समय चीन से नेपाल तक कोई सीधी और सस्ती सप्लाई चेन नहीं आ सकती, जबकि दूसरी तरफ भारत नेपाल की असल लाइफलाइन है। रोजमर्रा के राशन से लेकर पेट्रोल, डीजल और जीवन रक्षक दवाइयों तक सब कुछ भारत से ही होकर नेपाल जाता है। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर नेपाल का सर्वाइवल भौगोलिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह नामुमकिन है। दोस्तों, भारत की इसी साइलेंट पावर और इकोनॉमिक गेम में बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई धमकी दिए नेपाल के उग्र नेताओं को उनकी कूटनीतिक हैसियत समझा दी। भारत ने बस शांति से बैठकर नेपाल को अपनी ही गलतियों के जाल में फंसते हुए देखा। दोस्तों, अपनी कुर्सी, टूटते जनाधार और डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आखिरकार पीएम बालन शाह को वो करना पड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नेपाली व्यापारियों के भयंकर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर जैसी स्थिति के सामने सरकार ने चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए और फिर आया वो डैमेज कंट्रोल फैसला, जिसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है। नेपाल सरकार ने रातों रात भारत से लगे भिस्वा और ठोरी समेत 18 कस्टम एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह खोल दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, सबसे बड़ी राहत देते हुए 9 किलोमीटर का फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यानी अब भारतीय वाहन नेपाल सीमा के अंदर 9 किलोमीटर तक बिना किसी कस्टम शुल्क, बिना किसी टैक्स के बेरोक टोक आ जा सकेंगे। जो भारतीय पर्यटक इससे आगे जाना चाहते हैं उन्हें भी अब मीलों दूर वीरगंज के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब एंट्री पॉइंट पर ही क्यूआर कोड और मोबाइल स्कैनर के जरिए महज कुछ मिनटों में डिजिटल कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेपाल के इस यू टर्न और भारत की साइलेंट कूटनीति जीत पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।